अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अनीस हुसैन नॉर्थ कैंपस से हम मौजूद हैं और चैप्टर नंबर 7B का हम पार्ट 2 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कंटिन्यूएशन है बेटे पार्ट 1 की। लाजमी है कि पहले पार्ट 1 को देखा जाए, उसके बाद पार्ट 2 पर आप आएंगे तो आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि हमने पिछली बातों को यहाँ पे डिस्कस करना है। हम बात शुरू कर रहे थे लास्ट क्लास में लास्ट पार्ट में हमने बात ख़त्म की थी कि कैक्यूल पे ऑब्जेक्शन लगा था, कैक्यूल के स्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्शन लगा था। कैक्यूल ने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था उस पे ये ऑब्जेक्शन आया कि जो फॉर्मूला कैक्यूल ने रिकमेंड किया है, जो स्ट्रक्चर कैक्यूल ने रिकमेंड किया था, वो डिमांड कर रहा था अनसैचुरेटेड बिहेवियर को, कि अगर हम इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लें तो बेंजीन को अनसैचुरेटेड बिहेवियर जो है वो शो करना चाहिए। वो क्या स्ट्रक्चर था? हेक्सागोनल रिंग विद ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया तो हमने आपको 3 पॉइंट्स लिखवाए थे ऑब्जेक्शन में, कि जब ऑब्जर्व किया गया तो पता लगा कि बेंजीन जो है वो एडिशन प्रोडक्ट जो है वो रिलक्टेंटली दे रहा है, और जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो फ़ौरन से दे रहा है, और ये एक स्टेबल कंपाउंड है। तो हम यहाँ पे मॉडर्न थ्योरीज के ज़रिए इस बात को डिस्कस करेंगे कि वो एडिशन प्रोडक्ट रिलक्टेंटली क्यों दे रहा है, क्यों रिलक्टेंट है एडिशन प्रोडक्ट देने में, क्यों फेवर करता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट को, और फिर इसी के अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल क्यों है। आइए देखते हैं बेटे। मॉडर्न अप्रोच बेसिकली ऑर्बिटल अप्रोच है, ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है। आप इसको मॉलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट और एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट दोनों नाम से जानते हैं। सिंध बोर्ड में मॉलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के नाम से इसे शो किया गया है, जबकि पंजाब बोर्ड के अंदर जो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के नाम से ये मौजूद है। बेटे हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। जब हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच के ज़रिए देखा गया तो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये कार्बन है तो बेटे 1 2 3, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, इसी स्ट्रक्चर को ज़रा सा चेंज कर दूं डायरेक्शन को, राइट। तो ये हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर है, और जिसमें ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। यानी बेटे ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। और बेटा ये जो है यहाँ पर ये इसका, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, ये 2pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। 2pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इसका। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है बेटे यहाँ पर ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, याद रखना। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और ये जो 2pz है बेटे ये पाई बॉन्ड बनाता है। अब अगर मैं आपको मार्कर्स के ज़रिए शो कर सकूं कि यहाँ पे असल में हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, तो आप देखिए, इसको समझें ज़रा कि ये हमारे पास इस तरीके से जो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये ट्राइंगल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है। ये ट्राइगोनल है, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, इस तरह से ट्राइगोनल शो हो रहा है। ठीक है, और बेटे जो हमारे पास जो अनहाइब्रिडाइज होगा वो इस तरह से परपेंडिकुलर होता है। ये अनहाइब्रिडाइज जो है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है इसके ऊपर। तो देखिए ये है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं जो प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये जो है ये आपका अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। यहाँ से ये दोनों तरफ होता है, ऊपर इसके यानी कि इस साइड पर भी होता है, आउटवर्ड ऑफ द प्लेन भी होता है, इनवर्ड ऑफ द प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर है, तीनों हाइब्रिडाइज एक ही प्लेन के ऊपर हैं जो प्लेनर ट्राइगोनल बना रहे हैं, और ये वाला जो है अनहाइब्रिडाइज है। आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी।
तो बेटे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब हमें पता लगी तो यहाँ पे तो सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ है कि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है वो हमने यहाँ पर आपको शो किया है। तो बेटे इसको डायग्राम को नोट कर ले, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलें आगे चलें। अच्छा, अब यहाँ पे हर कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हर कार्बन जो है वो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ईच कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड विद कार्बन एंड 1 सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन। कैसे? यहाँ देखो बेटा, ये कार्बन है मेरे पास एक, तो ये 1 2 और ये इस तरह से, ये 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है। अब ये एक कार्बन है पूरा, तो यहाँ पे एक और कार्बन आ गया और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब सिग्मा बॉन्ड। Look at this. थोड़ा सा ज़रा इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए ये हेड टू हेड, ये कार्बन के आपस में सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। इन दिस वे यहाँ पे एक और कार्बन आ जाएगा, तो अब देखिए एक कार्बन 2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इस तरह से, तो देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हर कार्बन जो है वो अपने 2 कार्बन के साथ, इस कार्बन को लें तो एक इसके साथ और एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सिग्मा बॉन्ड आपस में बन गए। अच्छा, अब जब ये सिग्मा बॉन्ड आपस में बन जाते हैं बेटे, तो हमारे पास जो है जो हाइड्रोजन है वो आके अटैच होता है। ये एक हाइड्रोजन आया यहाँ पे अटैच हुआ, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। और चूंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, तो s ऑर्बिटल हमेशा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कभी भी s पाई नहीं बना सकता। ये सारे हाइड्रोजन आ गए इसके पास, ये 6 हाइड्रोजन आ गए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो अब देखो MCQs के लिए याद रख लेना कि बेटे मैं सिग्मा बॉन्ड बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन में। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास बेंजीन में। अब देखो इसी स्ट्रक्चर को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, ज़रा गौर करो बेटा। ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है, इस तरह से, तो हम यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे, ये एक बॉन्ड आ गया, ये जो दोनों कोने हैं, एक कोना ये रहा, एक कोना ये, इस एंड का मतलब एक कार्बन, इस एंड का मतलब एक कार्बन, राइट। ये एक और सिग्मा बॉन्ड ये वाला, फिर एक और सिग्मा बॉन्ड ये वाला, फिर एक और सिग्मा बॉन्ड ये वाला, तो देखिए ये हमारे पास एक हेक्सागोन स्ट्रक्चर बन गया जो हमने अकॉर्डिंगली इसको देखते हुए बनाया। ठीक है, हर वर्टेक्स का मतलब CH, हर वर्टेक्स का मतलब CH, हर वर्टेक्स का मतलब CH। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से शो कर सकते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन मैं इसको मिटा दूंगा, मुझे कुछ और दिखाना है यहाँ पे, इन दिस वे। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखिए ये तो हमने हाइब्रिडाइज दिखा दिया ना,
अब आगे क्या कह रहे हैं, ईच कार्बन हैज वन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2pz, 2pz हर एक में, वो 2pz मैं यहां दिखा रहा हूं, ये 2pz है। तो बेसिकली ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर भी होगा, प्लेन के नीचे भी होगा। आप कह सकते हैं 2pz जितने भी होते हैं वो इस हेक्सागोनल रिंग के परपेंडिकुलर होंगे। ऑल द 2pz आर परपेंडिकुलर टू दिस रिंग। राइट, ये हमारे पास सारे 2pz आ गए। ठीक है, ये समझे कि एक तरह से बीच में हेक्सागोनल रिंग लगा हुआ है और इसके ऊपर भी होंगे बेटे और इसके नीचे भी, इस तरह से ये पूरा एक हमें नजर आएगा। इस तरह से अगर मैं आपको दिखा सकूं तो हेक्सागोनल रिंग के यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी इस तरह से ये हेक्सागोनल रिंग है। फर्ज करो मेरा हाथ, तो ऊपर भी 2pz और एक 2pz ऊपर भी होगा नीचे भी होगा पूरा, इस तरह टोटल 6 2pz है हमारे पास। अच्छा, अब ये 2pz जो है परपेंडिकुलर हैं, तो बेटे ये परपेंडिकुलर होने की वजह से ये साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं। सिग्मा तो हेड टू हेड करता है ना, ये साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये साइड बाय साइड ओवरलैप जो कर रहे हैं हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं कि भाई ये जो है कोप्लेनर स्ट्रक्चर जो बेंजीन का था उसके साथ ये साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर ये और ये मिलके ये एक पाई बॉन्ड बन गया। इसी तरह से यहाँ और यहाँ जब मिलेंगे तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ और यहाँ मिलेंगे तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, अब फर्ज कर लेते हैं ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो 1 2 पे बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6। बेटे इन द नेक्स्ट टर्न इमीडिएटली फौरन से ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। 1 2 जो है, जैसे मिसाल के तौर पर 1 2 वाला है वो यहाँ पे 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड उठ के 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा। 3 और 4 वाला जो बॉन्ड है वो 4 और 5 के दरमियान चला जाएगा, और 4 और 5 वाला जो बॉन्ड है राइट वो यहाँ पे 3 4 वाला 4 5 में आ जाएगा, और 5 6 वाला 6 1 हो जाएगा। राइट, यानी ये पोजीशन जो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 होगा या 2 3 4 5 6 1 होगा। ठीक है, पोजीशन चेंज होती रहेगी। अच्छा, ये पोजीशन जो चेंज होती रहती है हमारे पास बेटे, इसकी वजह से हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका हमें एक क्लाउड नजर आता है। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें हम, ठीक है, तो बेटे इस स्ट्रक्चर को देखें, हमारे पास इसके ऊपर भी चूंकि मुसलसल मूव कर रहे हैं तो हमें इसके ऊपर भी एक ऐसा पाई क्लाउड नजर आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजर आ रहा है ऊपर की तरफ के, जो कि है हमारे पास जो है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो नीचे की तरफ भी, यानी इसके यहाँ पे इस तरह से पाई क्लाउड। तो ये पाई क्लाउड जो है इसको डीलोकलाइज्ड या डिफ्यूज्ड और डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड कहते हैं। और बेटे इस मुसलसल मूवमेंट की वजह से, यानी हम कह सकते हैं कि ईच कार्बन हैज पार्शियल डबल एंड पार्शियल सिंगल बॉन्ड, या हम कह सकते हैं कि दीज डबल बॉन्ड आर कंटिन्यूसली रोटेटिंग और चेंजिंग देयर पोजीशंस। ठीक है, इसी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास टोटल यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है, जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, चाहे वो डबल बॉन्ड की हो चाहे वो सिंगल बॉन्ड की हो, वो 1.397 या 1.39 एंगस्ट्रॉम आ रही होती है इस यूनिफॉर्म बॉन्ड लेंथ की वजह से। देखिए ना, अगर ये यूनिफॉर्म बॉन्ड लेंथ आ रही है जो कैक्यूल ने रिकमेंड की थी या एक्सरे एनालिसिस से हमें पता लगा था, ठीक है, तो बेटी वो क्या थी कि ये अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ कम होनी चाहिए है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें यहाँ पर दोनों जगह सेम मिल रही है। इसकी जस्टिफिकेशन, पॉसिबल जस्टिफिकेशन क्या है कि डबल बॉन्ड एक जगह पे स्टैटिक नहीं है, बल्कि वो क्या है, डीलोकलाइज्ड हैं या डिफ्यूज हुए हैं। ठीक है,
तो बेटे ये हमारे पास मॉडर्न अप्रोच थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट था बेंजीन का, जो हमें बताता है कि हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और हर कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड विद कार्बन और 1 सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन। ईच कार्बन हैज़ 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2pz, ठीक है। और बेटे ये कोप्लेनर स्ट्रक्चर रखता है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे, डिफ्यूज और डीलोकलाइज पाई क्लाउड हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के या एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के या हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अपने पास मार्क कर लीजिए बेटे। हम यहाँ से फिर आगे चलेंगे। चलिए बेटे नोट कर लिया, आगे चले, मिटा दूं। बेटे अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग के ऊपर बेटे हम जल्दी से बात कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा बेटे अब स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग के बारे में बात करते हैं। बेंजीन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है और एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई क्लाउड हमें नज़र आती है, ठीक है। तो बेसिकली हम जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन के ज़रिए, हाइड्रोजनेशन के ज़रिए हम जो है वो ये काम जो है वो करेंगे और हम देखेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ज़रिए हम ये पता करेंगे कि बेंजीन कितना स्टेबल है और इसको प्रूव करेंगे। अच्छा अब कुछ बुनियादी बातें सीख लीजिए यहाँ पे, इसको मैं रब कर दूंगा लेकिन एक दफ़ा देख लें। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटे। हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी बात बेटा, अगर एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। अच्छा फर्ज करते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू -100 है किसी रिएक्शन की, किलो जूल्स पर मोल, और ये रिएक्शन नंबर 1 कह देते हैं, और ये जो डेल्टा H2 है यानी सेकेंड रिएक्शन है उसमें 200 किलो जूल्स पर मोल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 में से कौन सा रिएक्शन ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, तो आप कहेंगे कि सर 2 ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, राइट। और जो है यह समझें कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट A है और एक रिएक्टेंट B है, तो अब मैं पूछूं कि भाई ए का रिएक्शन ज़्यादा एक्सोथर्मिक है या बी का रिएक्शन, तो आप कहेंगे सर बी में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है और जो है हमारे पास बी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा। नेगेटिव का मतलब रिलीज होना। तो ए रिएक्शन और बी रिएक्शन में से कौन ज़्यादा एक्सोथर्मिक है? सर ए और बी में से बी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? तो ए और बी में से बी ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो गया। अच्छा अब सुनो, अब मैं सवाल यूं कर रहा हूं कि बताओ ए और बी में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? ए और बी में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो जवाब होगा ए, ठीक है। इसका मतलब जो जितनी कम एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो जितनी कम एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। आइए एक दफ़ा फिर देखते हैं। मैंने क्या बताया? हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब एनर्जी, नेगेटिव साइन कब यूज़ करते हैं? जब एनर्जी रिलीज हो रही हो। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज होना। अच्छा ए और बी में से हमने पूछा कि भाई कौन ज़्यादा एक्सोथर्मिक है?
ए की -100 है और बी की -200 है, तो आपने कहा सर बी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। फिर अगला सवाल किया कौन ज़्यादा स्टेबल है, विच वन इज़ मोर स्टेबल, ए और बी में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो जवाब आया ए, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा वो उतना अनस्टेबल होगा, जो जितनी कम एनर्जी रिलीज़ करेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। अच्छा भाई, अब ये सब कॉपी कर लो, ये सब ब्लैक वाला मैं रब करने चाह रहा हूँ, कर दूँ? ओके। यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड लेंगे, वो हाइपोथेटिकल कंपाउंड ये है 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। अच्छा अब सुनो, अब बाकायदा आगाज करता हूँ। हाइड्रोजनेशन देखो, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है। हम यहाँ पे क्या ऐड करने जा रहे हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन हाइड्रोजनेशन कहलाती है। जब हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी तो बेटे ये डबल बॉन्ड यहाँ से वैनिश हो जाएगा क्योंकि इन दोनों पे हाइड्रोजन आ गया, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। फर्क देख लो, इन और जो डेल्टा एच हमारे पास आ गई बेटे वो -119.5 किलो जूल्स पर मोल। ठीक हो गया। अच्छा अब अगला कंपाउंड देखो, अगला कंपाउंड क्या है? अगला कंपाउंड हम ले रहे हैं 1,3-साइक्लोहेक्साट्राईन। 1,3-साइक्लोहेक्साट्राईन ये हमारा अगला कंपाउंड हो गया। अच्छा अब इस कंपाउंड की खासियत क्या है, इस कंपाउंड की क्या बात कर रहे हैं हम? सुनो, यहाँ ले लेते हैं ये 1 और ये 3 पे, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करने जा रहे हैं हम। जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इट ऑल्सो कन्वर्ट्स इनटू साइक्लोहेक्सेन। ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइक्लोहेक्सीन के अंदर। अच्छा अब चूंकि सिंगल बॉन्ड था तो -119.5 थी, है ना? तो अब चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो लिहाजा डबल बॉन्ड होने की वजह से मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई -119.5 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो जब हम इसको 2 करेंगे तो हमारे पास 239 किलो जूल्स पर मोल आंसर आना चाहिए। व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेशन? 239 किलो जूल्स पर मोल, क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड पे की हाइड्रोजनेशन पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो -119.5 है। तो बेटे जब डबल बॉन्ड होगा यानी 2 डबल बॉन्ड होंगे, एक डबल बॉन्ड पे -119.5 तो 2 डबल बॉन्ड के ऊपर उसका डबल होगा, है ना? उसका डबल होगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन थी हमारी, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन है हमारी। लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया तो ऑब्जर्व हुआ कि नहीं जी -231 किलो जूल्स पर मोल। जो ऑब्जर्व वैल्यू आई डेल्टा एच वो क्या आई? -231.5 किलो जूल्स पर मोल, यानी इससे कम आई। इसका मतलब मैं ये समझ रहा था कि -239 रिलीज होगी जबकि कम रिलीज हुई। इसका मतलब कि मैं समझ रहा था कि ज़्यादा अनस्टेबल होगा, लेकिन मेरी सोच के बगैर ये के उलट में या उसके बरक्स जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। समझो ज़रा गौर से। तो ये मेरे पास वो जो इससे पहले वाली बात मैंने बताई थी उससे सामने रखो कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी ज़्यादा अनस्टेबल, कम एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो कम अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी जो है वो, सॉरी मैं उल्टा कह गया कि जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो बेटे उस वक्त अनस्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और जब कम एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ना शुरू होगी। जितनी कम एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा
अब आओ यहाँ पे 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, ये हमारा जो है बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, हम इसको एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड मान रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये 3 हमारे ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो रही है, जब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगी तो ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मेरा ख्याल ये है यहाँ पे कि जो सिंगल बॉन्ड पे, एक डबल बॉन्ड पे जो एनर्जी रिलीज, सिंगल बॉन्ड कह रहा हूं मैं, एक डबल बॉन्ड पे जो एनर्जी रिलीज हुई थी -119.5, ये उसका 3 टाइम्स होना चाहिए। -119.5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये उसका 3 टाइम्स होना चाहिए। और इसका 3 टाइम कितना होगा? -358.5 किलो जूल्स पर मोल। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई इतनी होनी चाहिए। लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया तो डेल्टा एच की वैल्यू बेटे हमारे पास आई -208, यानी कि इतनी ज़्यादा रिलीज होने की उम्मीद थी, हम समझ रहे थे इतनी ज़्यादा रिलीज होगी, यानी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन हमने देखा कम एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब बेंजीन बहुत, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, जो कि एक्चुअली बेसिकली बेंजीन था। अब ये हमारी जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और ये ऑब्जर्व्ड है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 150 किलो जूल्स पर मोल, यानी कि हमारी सोच से 150 किलो जूल्स एनर्जी कम रिलीज हुई। बेटे इस एनर्जी को बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। 0.5 कर लो इसको, ठीक है, 0.5, 150.5, तो इसको बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एमसीक्यू है, इसको नोट करो। द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज 150.5 किलो जूल्स पर मोल, जो कि बेसिकली कम एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड वाले जो 3 डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड के मुकाबले में बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बेटे ये बेसिकली जो है इंडिकेट करता है कि बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। रिसर्च करने से ये बात पता लगी, या तहकीक करने से ये बात पता लगी कि जो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी है, इस स्टेबिलिटी की वजह डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, या जो डिफ्यूज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है बेटे, वो इस बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बेटे यहाँ तक नोट कर लीजिए, इससे आगे हम जो है वो इंशाल्लाह जो है वो चलेंगे और आगे की बातें शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको आप यहाँ तक नोट कर लें। मिटा दूं? अच्छा बेटे, रेजोनेंस मेथड जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये एमकेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। बेटे ये जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स, किसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है जो है, इसे हम नाम देते हैं, जनरली पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनको हम नाम देते हैं रेजोनेंस का, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंट आयोनिक का जो मॉलिक्यूलर आइंस होते हैं उनमें भी आपने देखा है, बेंजीन में भी होता है, ठीक है। हमारे पास जो है वो अदर कंपाउंड्स के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। अच्छा, तो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स जो है ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के डबल एरो से, यानी 2 स्ट्रक्चर अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एक दूसरे के तो वहाँ डबल एरो होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं,
तो यहाँ पे हमने इनके दरमियान एरो शो किया है कि बता रहे हैं कि भाई इसकी इससे ये इससे रिजेम्बलेंस है, रिजेम्बलेंस है मुराद रेजोनेंस है। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, टू द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास होगी, जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे डिफरेंट साइंटिस्ट ने कोशिश की स्ट्रक्चर्स देने की। हिस्ट्री में तो 7 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमें, ठीक है, हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो कैक्यूल का था। बेटे आर्मस्ट्रॉन्ग और बेयर ने जो है वो कंसेंट्रिक फार्मूला दिया था, ठीक है, यानी कि जो 4th अनहैबिटाइज्ड ऑर्बिटल है हर कार्बन का, या 4th वैलेंसी है हर कार्बन की, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, वो डायरेक्टेड होंगे, द 4th वैलेंसी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए इसे कंसेंट्रिक फार्मूला जो है वो, या सेंट्रिक फार्मूला जो है वो कहा जाता है। फिर डेवर का स्ट्रक्चर था, और डेवर स्ट्रक्चर ने ये कहा था कि जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 और 4 ने आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाया होगा, 2 और 5 ने इस तरह से, और 3 और 6 में इस तरह से बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेंजीन के अंदर, लेकिन ये ज़्यादा चला नहीं। सबसे अच्छा जो स्ट्रक्चर दिया था कैक्यूल ने दिया था बेटे, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स एंड सिंगल बॉन्ड का। इन बॉन्ड्स को, इन ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स को, सुन लो इसको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना, इन ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स को कॉन्जुगेट या रेजोनेंस बॉन्ड भी कहते हैं, कॉन्जुगेट या रेजोनेंस बॉन्ड भी कहते हैं। और बेटे हमारे पास चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, जो बॉन्ड लेंथ होती है बेंजीन में कार्बन की, वो 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, जो कि एलिफेटिक की बॉन्ड लेंथ से बिल्कुल डिफरेंट है। तो एलिफेटिक्स की बॉन्ड लेंथ क्या क्या होती हैं, जैसे अगर कार्बन फर्ज करते हैं, एलिफेटिक में अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, ये अल्केन की बात हो रही है, तो अल्केन है तो हमारे पास 1.54 एंगस्ट्रॉम है। अगर अल्कीन है हमारे पास तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, और अगर अल्काइन है हमारे पास तो 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है बेटे। अच्छा बेटा, ये जो यूनिफॉर्मिटी है कार्बन सिंगल बॉन्ड में, चाहे डबल हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, इसकी वजह क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा फिर सुनिए एक और बात, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। बेटे जो हमारे पास, हाँ इसको ज़रा सा साफ कर लेते हैं। जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है बेंजीन की, वो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन क्या है, हम इस तरह से हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं और जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है उसे एक सर्कल से शो कर देते हैं। सो दिस इज़ द मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेंजीन रिंग। बेटे यहाँ पे हमारे जो है जो स्ट्रक्चर की बात थी वो कंप्लीट हो गई, और हमने जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के ऊपर बात करेंगे, और इसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन के ऊपर बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर बात होगी, और फिर हम यहाँ पे ऑर्थो, पैरा और मेटा का जिक्र करेंगे, तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए गुफ्तगू यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से मुलाकात होगी। ये पार्ट भी यहाँ पर पार्ट 2 एंड हुआ, नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 3 बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको बता देंगे, तो वहाँ से फिर काम होगा। ठीक है बेटे, आज के लिए गुफ्तगू यहीं तक, अल्लाह हाफ़िज़। सामने से हट गया हूँ, कॉपी कर लें, फिर मैं थोड़ी देर में मिटा दूँगा इसको, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें।